जय हिंद दोस्तों। आज हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की 5th क्लास। इसके पहले वाली क्लास में हम भारत और पाकिस्तान के जो सीमा विवाद है, जैसे कि सर क्रीक हो गया, एलओसी हो गया और आपका सियाचिन वाला, ये तीनों हमने डिटेल स्टडी की थी। आज हमारी 5th क्लास है, इसमें हम आगे स्टडी करेंगे। देखिए, मैंने ये हम पहले आपको पता होना चाहिए, ये हमारा स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको इसका पहला रोड में बताया कि इसमें आपको भारत और उसके जो सीमावर्ती देश है उसके साथ कौन से आंतरिक और बाह्य मुद्दे संबंधी विवाद है उसको पढ़ना है। तो इसमें जैसे अभी हमारा पाकिस्तान वाला टॉपिक चल रहा है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान। इसी तरह करके मैं आपको एक बार और रोड मैप आपका रिकॉल करवा देते हैं। इसी तरह हम अगला जो है, जैसे भारत और चीन पढ़ेंगे, ठीक है, सारे पड़ोसी। इसी तरह भारत और नेपाल पढ़ेंगे, भारत और भूटान पढ़ेंगे, भारत और बांग्लादेश पढ़ेंगे, भारत और म्यांमार। तो इस तरह करके हम हर का सीमा विवाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हमारा भारत और पाकिस्तान रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए इसका रोड मैप, इसको कैसे पढ़ना है। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि भैया इसके सीमा विवाद क्या है, क्योंकि विवाद नहीं तो पढ़ने का कोई कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो सीमा विवाद क्या है, तो सीमा विवाद जैसे पाकिस्तान के है, तो पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद मैंने आपको बताया कि जैसे सर्किट का है, सियाचिन का है, एलओसी का है, ये सीमा विवाद हो, ठीक है। उसके बाद भाई जब आपके पास आप ये समझिए भाई, जब आपके साथ किसी आपका सीमा विवाद है किसी देश, तो आप भाई आप उसके लिए उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे ना, वो कहलाता है प्रबंधन, वो कहलाता है सीमा प्रबंधन, ठीक है। प्रबंधन मतलब होता है कि आप उसको उस विवाद को कैसे दूर करें। अब प्रबंधन भी दो तरह से होगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रबंधन दो तरह पहला कहलाता है भौतिक प्रबंधन। भौतिक प्रबंधन का मतलब हो गया भौतिक प्रबंधन, देखिए भौतिक प्रबंधन का मतलब हो गया, ये रोड मैप आपको पता होना जरूरी है, तभी आपको पूरी एक कहानी आपको समझ में आएगी। भौतिक प्रबंधन जैसे भारत और पाकिस्तान, तो भौतिक प्रबंधन का मतलब है कि आपने बॉर्डर पे तार बिछा दिया, लाइन बिछा दी, दीवार खड़ा कर दिया, ड्रोन लगा दिया, फिर तोप लगा दी, राडार लगा दिया, मतलब जितना भी आप भौतिक वस्तुओं वहां पे रखते हैं वो कहलाता है भौतिक प्रबंधन। दूसरा कहलाता है भौतिक प्रबंधन, ये इसी को हम लोग भौतिक प्रयास कह देते हैं, ठीक है। दूसरा कहलाता है कूटनीतिक प्रबंधन। कूटनीतिक प्रबंधन या कूटनीतिक प्रयास, कूटनीतिक प्रयास का मतलब होता है कि भाई आपने पाकिस्तान के साथ किस तरह बातचीत की, या कौन से समझौते किए, किस तरह का आपने उनके साथ कन्वेंशन करके रखा है, ये सारी चीजें कहलाती है आपके कूटनीतिक प्रबंधन का मतलब है अच्छा डिप्लोमेसी, आप उस उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या आपकी नीति है जिसके तहत आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये इस रोड मैप को याद रखिए, क्योंकि यही इसी तरह से ना, मैं अभी आपको भारत पाकिस्तान बता रहा हूँ, उसके बाद यही मॉडल में लेकर मैं आपको भारत चीन बताऊंगा। पहले भारत चीन का सीमा विवाद बताऊंगा, फिर उसके बाद भौतिक प्रबंधन, कूटनीतिक प्रबंधन, इसी में फिर पंचशील आ जाएगा, बात सारी चीजें आ जाएंगी, समझ गए आप? फिर ये इसी तरह आपको नेपाल के साथ बताऊंगा, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, सब यही रोड मैप के अनुसार चलेगा। तो देखिए हमारा पाकिस्तान वाला वर्ल्ड टॉपिक चल रहा था और हम सीमा विवाद को पढ़ चुके। तो आज हम देखेंगे कि भारत पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा प्रबंधन क्या है। प्रबंधन मैंने आपको दो बताए, एक होगा भौतिक प्रबंधन और एक होगा प्रबंधन, ठीक है। तो चलिए भौतिक प्रबंधन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भौतिक प्रबंधन का मतलब, भौतिक प्रबंधन से आशय तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आशय का मतलब होता है कि आपने वहां पे क्या किस तरह की व्यवस्था कर रखी है। जैसे आपने पहले तो आपने क्या लगा रखा है भाई, बीएसएफ लगा रखा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। उसके अलावा आर्मी की तैनाती, फिर आधुनिकतम हथियार तैनात किए हैं, जैसे मिसाइल हो गया, रडार हो गया, S-400 सिस्टम हो गया, ठीक है, बंदूकें हो गई एडवांस वाली, तो ये हो गया। उसके बाद आपने स्मार्ट फेंसिंग कर, फेंसिंग मतलब होता है बाड़बंदी। आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे पिलर लगे रहते हैं, फिर बीच में ऐसे ऐसे तार लगी रहती है, तो ये हो गई स्मार्ट फेंसिंग, बाड़बंदी करेंगे। आप मैंने आपको बताया था कि टोटल 33-23 इतनी बॉर्डर है आपकी पाकिस्तान के साथ, तो उसमें से आपने 2078 किलोमीटर में आपने बाड़बंदी। अब देखिए बाड़बंदी उस इलाके में की जाती है जो समतल होता है, लेकिन मान लीजिए पहाड़ हो गया, तो पहाड़ में आप बाड़बंदी कैसे करेंगे, तो वहां लेजर का यूज करना पड़ता है। लेजर में जैसे ही कोई क्रॉस करता है तो फिर लेजर है तो वो बजने लगता है पे पे करके, ठीक है। उसके अलावा आपने सीमा सुरक्षा चौकियां, जो आर्मी की चौकी होती है, जहाँ पे 2-3 जवान इकट्ठा रहते हैं और बंदूकें वगैरह रहती है, तो वो आपने 736 लगाए। और उनके बीच की दूरी कितनी है, लगभग 3.5 किलोमीटर की उनके बीच की दूरी है। तो चलिए होता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये पाकिस्तान बॉर्डर है, ठीक है, एक यहाँ पे चौकी हो गई, इनके बीच 3.5 किलो, फिर एक यहाँ पे चौकी हो गई, इसके बीच 3.5 किलो, एक यहाँ पे चौकी है। यहाँ पे भैया दो दो जवान लेटे रहते हैं ऐसे बंदूक लेकर के, यहाँ भी दो दो जवान ऐसे बंदूक लेकर के लेटे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बीच में गश्त करने के लिए अधिकारी, ये रोड रहती है, या यहाँ से ऐसे रोड रहेगी, और यहाँ पे बाड़ लगा रहेगा, ऐसे करके ऐसे पिलर खड़ा रहता है और ऐसे बाड़। फिर यहाँ पे क्या हो, अधिकारी अधिकारी ऐसे गश्त करता रहता है, 1 घंटे बाद, पहले 1 घंटे इसमें
जाएगा, फिर आगे फिर एक बार इसके लिए पूछेगा क्या कोई दिक्कत है, फिर इसमें पूछेगा कोई। अगर मान लीजिए कि कहीं से मान लीजिए इस तरफ से घुसपैठ आई, तो पहले तुरंत टैकल करने के लिए तो 2-3 सिपाही यहाँ वैसे भी हैं, लेकिन अगर इनको लग रहा है कि इनके मतलब इनके क्षमता के बाहर है, बहुत ज्यादा सामने संख्या बल पे लोग आ रहे हैं, तो ये तुरंत, इनके पास रेडियो सिस्टम रहता है, ये तुरंत अपने जो मेन हेडक्वार्टर होता है उसको सूचना दे देते हैं। और जैसे ही सूचना देते हैं तो यहाँ पे आ रही है तो इन पूरी चौकियां अलर्ट हो जाती हैं, और यहाँ पे आ रही है तो तुरंत ये जो आपका हेडक्वार्टर होता है वहां पे एक बड़ी संख्या पे आर्मी तैनात रहती है, मतलब वो रेस्ट पे रहती है, और ये इनका मतलब रूटीन ड्यूटी रहती है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जैसे इनको लगा तुरंत यहाँ पे भेज देंगे, सारे आर्मी आ जाएंगे, यहाँ पूरा बंकर भर जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाली व्यवस्था रहती है। तो यहाँ पे हमने सीमा सुरक्षा चौकियां 736 लगा रहे, इनके बीच की 3.5 किलोमीटर। उसके बाद है तेज रोशनी की लाइट, राइट, तेज रोशनी की लाइट हमने रात के लिए लगा रहे हैं, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात में घुसपैठ ना हो इसके लिए हमने तेज रोशनी वाली लाइट लगा रखी है। ये लगभग 2078 किलोमीटर की है। फिर है निगरानी हेतु आधुनिक उपकरण, मतलब कैमरे भी लगा रखे हैं, सेंसर भी लगा रखे हैं, तो मतलब ये। उसके अलावा आकाश, बाराकाट, पृथ्वी, अग्नि, सौर, नाग जैसी मिसाइलों की तैनाती। आपको मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना वाला बॉर्डर बहुत सेंसिटिव है, मतलब ये समझिए कि कब युद्ध हो जाए कोई कल्पना नहीं है, कल युद्ध हो जाए, परसों युद्ध हो जाए, इनका कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान और चाइना का। जैसे एक सेकंड आप बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में समझ में आता है कि युद्ध होने के लिए काफी लंबी प्रक्रिया गुजरना पड़ेगा, बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़ी मतलब विपरीत परिस्थिति आ जाए तब जाकर के नेपाल और भूटान बांग्लादेश से। तो ये क्या है, ये शांत बॉर्डर है, इनके साथ थोड़ा मैत्री संबंध अच्छे हैं म्यांमार से, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ये चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है, दोनों में से एक कोई लड़ेगा दूसरा सहयोग करेगा, तो इनसे थोड़ा सा बच गया। और यही आपके जो कठिन होता है वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो चाइना और पाकिस्तान ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और अभी हाल ही में चाइना वाला विवाद उठाई है कोरोना के बाद, तो ये होगा। उसके बाद है पंजाब से लगी भारत भारत पाकिस्तान सीमा पर लेजर भी। अब क्या है ना, पंजाब वाली इसलिए क्योंकि वहां पे नदी है, पंजाब जाती है, जैसे मैं आपको बता दूं तो पंजाब है ऐसे, मान लीजिए कि ये आपका भारत हो गया, ठीक है। तो ये जो ये यहाँ पे पंजाब है, तो यहाँ पे आपको मानो पंचनद नदी है, तो यहाँ पे नदी है ना, तो नदी में थोड़ा बाड़बंदी करना, बह जाता है आपका जो खंबा रहता है, तो यहाँ पे लेजर लगा दी कि कोई भी आएगा तो। वैसे अगर आपसे पूछेंगे कौन कौन से राज्य पाकिस्तान को छूते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यहाँ जम्मू कश्मीर, और ऊपर वाला इलाका ये आपका लद्दाख है। तो कितने राज्य हो जाएंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य हो जाएंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूटी हो जाएगा, ठीक है, इतना टच करता है बॉर्डर। उसके बाद है आपका फिर पंजाब से लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर लेजर बीम डिटेक्शन, ठीक है। उसके सिस्टम एन है प्रेडेटर ड्रोन सिस्टम, ये एक ड्रोन वाली है, क्योंकि निगरानी आजकल थोड़ा हाईटेक हो गई है, तो ड्रोन से भी निगरानी करते रहते हैं, ठीक। उसके अलावा है प्रोजेक्ट कुश के तहत इजराइल का आयरन ड्रोन सिस्टम, वही आयरन ड्रोन सिस्टम, ये तो मतलब पहले लग गया था, हालांकि अब तो सीधे S-400 लगा लिया है, लेकिन आयरन ड्रोन भी लगा हुआ है, S-400 उससे ज्यादा एडवांस है। तो ये दोनों ये एंटी एंटी मतलब डिफेंस, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं। एयर से अगर कोई विदेश से मतलब पाकिस्तान से अगर उसने मिसाइल छोड़ दी 100-200, तो ये लोग जाके हवा में ही उस मिसाइल को तबाह कर देते, तो ये होता है। फिर की तर्ज पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का विकास, और S-400, ये S-400 सिस्टम भी लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद है ड्रोन, ड्रोन खतरे से निपटने हेतु विशेष प्रयास। आपको ना जैसे ड्रोन आता है ना, जैसे क्या होता है ना ड्रोन, जैसे पहले जो होता था ह्यूमन सुसाइड बम होता था, कि आपने किसी युवा को अपने बातों में फंसा लिया, वो गया अपने शरीर में उसने बम बांध लिया, किसी पब्लिक स्थान, बस स्टैंड, रेलवे में जा करके अपने को उड़ा लिया, ये कहलाता है ह्यूमन बम, ठीक है ना। अब ह्यूमन बम वाला सिस्टम नहीं है, क्यों, क्योंकि इतनी गश्त जो है और इतना बॉर्डर इतना मतलब हाई सिक्योरिटी हो गया है कि वहां से आपके हथियार और ये गोला बार और नहीं आ पाते हैं, और यहाँ भी सुरक्षा तक काफी टफ हो गई है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या करते हैं, अब लोग ड्रोन से कैसे हमला करेंगे, कि ड्रोन में गोला बारूद ये लगा देंगे, उसके बाद जहां उनको जाना है वहीं पे जाकर उसको गिरा देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो आज ये नई टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रोन खतरे से निपटने के लिए आपको एंटी ड्रोन सिस्टम लगाना पड़ता है। एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे ही ड्रोन आपके इलाके में आए, आपका जो एंटी ड्रोन सिस्टम उसको डिटेक्ट करे और उसको हवा में ही मार दे, तो ये वाला होता है। उसके बाद है ड्रोन खतरे से निपटने हेतु क्षमताओं का विकास। फिर है ड्रोन फॉरेंसिक कमांड एंड सिस्टम, ये फॉरेंसिक कमांड, ये पता चलता रहता है कि ड्रोन कहाँ का है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, क्या है, तो ये पूरा इनका सिस्टम पता चल जाता है। उसके बाद है कैमरा, सेंसर, सिले सेंसर लगे, एकीकृत निगरानी तकनीक की स्थापना है। फिर एंटी रॉक ड्रोन प्रौद्योगिकी, वो एंटी ड्रोन सिस्टम है। जम्मू एंड कश्मीर में ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को परीक्षा। अब देखो क्या होना, जो बॉर्डर के एरिया है ना, जैसे मान लीजिए पाकि ये आपका है
थोड़ा मेरे से डायग्राम सही नहीं बनता, ये आपका भारत है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर के जस्ट जस्ट पहले तो अब यहाँ पे तो शहर हो गए नहीं, तो यहाँ गांव बसे हैं, गांव बसे हैं। तो क्या है ना, गांव, और ये गांव में क्या है ना, पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, रोजगार कम होता है, तो ये लोग इनको बहुत जल्दी, तो हमने हमने क्या किया है कि जितने भी सीमावर्ती गांव है पाकिस्तान से आगे, वहां हमने ग्राम ग्राम रक्षा समिति बना दी और उनको ना आर्मी जैसी ट्रेनिंग दे दी, मतलब आर्मी से थोड़ा कम पर थोड़ा दे दी, कि अचानक अगर, क्योंकि देखिए क्या है ना, जो भी आतंकवादी आते हैं ना, तो वो गांव में सबसे पहले युवा को पकड़ते हैं, और युवा को तभी आप पकड़ सकते हैं जब उस गांव का मुखिया उसको समर्थन दे, क्योंकि अगर गांव का मुखिया समर्थन नहीं देगा, मुखिया गांव का हेड है, बिना समर्थन के वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सरपंच होगा वहां का, जो हेड होता है गांव का, उसकी बात सब मानते हैं, उसी का दबदबा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ना गांव, वो सरपंच के ही तहत हमने ग्राम रक्षा समिति बना दी है, और इनके जो लड़के हैं, इनको बढ़िया थोड़ा ट्रेंड कर दिया है, कि मान लीजिए 10-12 आतंकवादी आते भी है और उनसे हाथापाई करना पड़े, मारपीट करना पड़े, डरवाए उरवाए नहीं, तो हम इनसे निपटते हैं, मतलब एक छोटी प्राथमिक स्तर की तैयारी है, तो हमने इनको प्रशिक्षण कर दिया। फिर है एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया, ड्रोन नीति का निर्माण किया। उसके बाद है सीमावर्ती सड़कों का अब देखिए क्या होता है ना, जब आपको, जैसे ये पाकिस्तान बॉर्डर है या चाइना बॉर्डर है, ठीक है ना, जब आपको अगर सेना को बहुत फास्ट मोबिलाइज करना है, बहुत जल्दी गति से पहुंचाना है, तो आपके पास ना सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब भी युद्ध होता है ना, तो सबसे पहले आपका दुश्मन आपकी परिवहन व्यवस्था को भंग करेगा, आपकी सड़क उड़ा देगा, आपका अगर वहां पे कोई हवाई अड्डा है तो वो उड़ा देता है। ये मतलब नीति होती है, डिफेंस नीति होती है, ठीक है ना। तो आपकी ना हमेशा मतलब एक्स्ट्रा व्यवस्था लगा के चलना चाहिए। तो जितने भी आपके बॉर्डर एरिया, सब में हमने इसको सड़क से जोड़ दिया है, ताकि कोई भी दिक्कत आए, सड़क रहेगी, सेना तुरंत पहुंच जाएगी। हवाई जहाज में क्या होता है ना, कि मान लीजिए हवाई जहाज से आप पहुंचाए, तो हवाई जहाज को ना उड़ाना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक तो वहां से मिसाइल छोड़े, हवाई जहाज आपकी उड़ गई। लेकिन जो आपका ट्रक से जाते हैं, ट्रक में भाई 10-20 सिपाही है, और कम से कम 100-200 ट्रक है, तो वो बहुत, मतलब वो जो बल जाता है वो बहुत मजबूती से जाता है और बहुत सुरक्षित होता है। उसके बाद है सीमा पर तस्करी और घुसपैठ के विरुद्ध अभियान और सर्जिकल स्ट्राइक। तो यह तो आपको मालूम है, तस्करी होती है, नोटों की, हथियारों की तस्करी होती है, ड्रग्स की तस्करी होती है, और घुसपैठ हो जाते हैं, आतंकवादी घुस आते हैं, तो इसके लिए खूब अभियान चलते हैं, खूब मारपीट चलती है, सेना खूब अभियान चलाते हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक तो आपको मालूम है, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कि जब सामने वाले को पता ना चले, और आप अंधेरे में या उसके जब सो जाए, जब उसको पता ना चले, अचानक आप स्ट्राइक कर दे, वो सर्जिकल स्ट्राइक होता है, ठीक है। फिर है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए, बॉर्डर एरिया में गांव बसे, गांव की युवा है ना, अगर आप उनको रोजगार नहीं दोगे, तो वो बेशक है यार, वो पैसा लेंगे और उनके लिए काम करेंगे, वो मजबूर हो जाते हैं, गरीब होते हैं, बेरोजगार होते हैं, तो उनको क्या है, बॉर्डर एरिया, इसमें क्या करेंगे, बॉर्डर के जो भी गांव है, युवा है, उनको हम रोजगार देंगे, ताकि वो गद्दार न बन पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास। आपको जैसे मान लीजिए, ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छा तरीका होता है किसी दुश्मन को डराने का, कि जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे पाकिस्तान दुश्मन है, आपको सैन्य अभ्यास करना है ना, बॉर्डर में करो। जब बॉर्डर में करोगे, तो सामने वाला डरा रहेगा पाकिस्तान की, ये सैन्य अभ्यास बॉर्डर में, इसका मतलब इसकी कोई तैयारी है, कहीं हमला ना कर दे। जितना कहते हैं ना, कि अगर आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो, तो आपको हमेशा युद्ध के लिए ही तैयार रहना पड़ेगा। जब आप हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहेंगे, तो उसको पता रहेगा कि नहीं, हम कुछ भी करेंगे, हमारे ज्यादा पुरजोर जवाब देगा, ईंट जिसको नहीं, क्या पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर देगा, तो वो वाली स्थिति हो जाती है। तो सैन्य अभ्यास आप बॉर्डर एरिया में ही करिए, और कहीं मत। उसके बाद है समुद्री सीमा प्रबंधन। अब देखिए, मैंने आपको सर्किल वाली स्थिति बताई थी ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ से लग जाता है आपका आपका ये अरब सागर है, तो यहाँ पे क्या है, ये पाकिस्तान का तट हो जाता है, ये भारत का तट हो, तो यहाँ भी आपको समुद्री सीमा में, और ये दलदल वाला इलाका है, मैंने सर्किल पाल को डिटेल्स आपको डायग्राम से बताया, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसके बाद है विमुद्रीकरण, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि जो आपका अवैध व्यापार होता है, या आपकी जो तस्करी होती है नोटों की, उसको रोकने के लिए सरकार ने 2016 में डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। उसके बाद 370 को हटा करके ये विवाद का पूरा अंत कर दिया। तो ये जो आपका था, आपका ये मैंने आपको भारत पाकिस्तान की सुरक्षा प्रबंधन में भौतिक सुरक्षा, तो ये वस्तु के साथ, अब मैं थोड़ा आपको कूटनीति बताता हूँ कि क्या क्या कूटनीतिक प्रयास किए, बातचीत, समझौते वगैरह क्या क्या किए गए। तो ये देखो, तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत या हम समझौते की बात करें, तो आपको मालूम है कि सबसे पहले ताशकंद समझौता हुआ था 1965 में, 1966 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और 1966 में जब आपका सीज फायर हुआ, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री गए थे, और वहाँ के एक सेनाध्यक्ष गए थे, तब ये ताशकंद ताशकंद रूस में है। तो ये 1966 में आपका ये आपका ताशकंद समझौता हुआ, ठीक है। हालांकि फिर कोई निकला नहीं था, और वो वहां पे उनकी हत्या, या जो भी कहें वो
वहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वो वहाँ से शहीद हो गए थे, ठीक है। उसके बाद है शिमला समझौता, मैंने आपको बताया था 1971 में जब आपका पाकिस्तान के साथ भी युद्ध चल रहा था, जब आपका बांग्लादेश भी आजाद होने वाला था, तब ये हमने आकर के शिमला समझौता किया था। तो 1971 के बाद 72 में शिमला समझौता और 65 के बाद 66 में ताश। उसके बाद है लोहार, सॉरी, लोहार माने लाहौर है, ये लोहार है, लाहौर। लाहौर घोषणा पत्र, ये आपको 1900 जब 98 में, आपको मालूम है कि ये जो कारगिल हुआ था, मतलब 98-99 कारगिल होता, तो कारगिल के जस्ट बाद ही फिर ये हमने आपका लाहौर घोषणा पत्र किया। उसके बाद है इस्लामाबाद घोषणा पत्र। ये एक्चुअली इस्लामाबाद घोषणा पत्र क्या था, आपको मालूम है कि 2002 में भारतीय संसद पे हमला हो गया था। 2002 में हमने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। तो 2002 में जो भारत संसद पे हमला हो गया था, उसके बाद बिल्कुल युद्ध की तैयारी थी कि बस भारत अब युद्ध करने वाला। तो उसके बाद जो आगे बातचीत समझौता वो इस्लामाबाद घोषणा पत्र। उसके बाद है करतारपुर कॉरिडोर। ये तो आपको पता है, ये थोड़ा सा रिलीजियस है, गुरु नानक भगवान है तो उनके वहां पे करतारपुर में और इधर वाली को जोड़ने के लिए, मतलब ये एज ए थोड़ा रिलीजियस और शांति प्रिय था। मतलब इसके पहले ऐसी कोई घटना नहीं, बल्कि इसके बाद फिर घटना हो गई। तो ये आपका इतने कूटनीतिक प्रयास किए गए। चलिए आगे देखते हैं, अन्य कूटनीतिक प्रयास में देख लेते हैं जो कि छोटे स्तर के वो उसमें। देखिए 15 अगस्त 2016 को, 15 अगस्त 2016 बलूचिस्तान, गिलगिस्तान और पाकिस्तान की रणनीति। आप याद करिए, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 15 अगस्त, सॉरी, 2015 में मोदी जी आपका नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान गए, ठीक है। जैसे ही पाकिस्तान से लौटे तो उसके बाद मैंने आपको बताया था उरी हमला हो गया था। फिर जब 15 अगस्त 2016 में जब मोदी जी लाल किले से भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था कि बलूचिस्तान को उनको हक मिलना चाहिए, उनको आजादी मिलना चाहिए। तो ये रणनीति है, ये रणनीति, अब ये क्या है ना, ये रणनीति हम पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर रहे हैं, बातचीत करके नहीं यूज कर रहे। इसके तहत क्या है, सीधी सी बात है, आपका दुश्मन जब आपके ऊपर हावी होने लगे तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको उसके ही मुद्दे में व्यस्त कर दो, तो वो आप पर हावी नहीं हुए। जैसे जैसे चाइना ने कोरोना पूरे विश्व को फैलाया, वो जाना कि अब पूरे विश्व में उसकी बेइज्जती होने लग गई, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसने क्या किया, उसने भारत के साथ सीमा विवाद शुरू कर दिया। जब सीमा विवाद शुरू कर दिया तो वो वाला मुद्दा दब गया। आप समझ रहे हैं ना। तो ये कूटनीति होती है। तो इन्होंने, आप हम मोदी जी ने क्या अपनाया कि कोई दिक्कत नहीं, आप उनको उनके ही देश में इतनी मतलब मुद्दा उठा दो। जैसे ये बलूच वाला मुद्दा तो उन्होंने यूएनओ में जाकर के उठा दिया था। तो ये बलूच, गिलगिस्तान और ये पाक की रणनीति अपनाई हमने, मतलब दुश्मन को उसके मुद्दों से भटकाने के लिए, उसके मुद्दों में व्यस्त करने के लिए ये वाली। फिर है 14 सितंबर 2016 को, इसमें क्या हुआ, पहली बार भारत द्वारा बलूचिस्तान, गिलगिस्तान, पीओके के मानवाधिकार को लेकर के मुद्दे। अब ये बताया ना कि यूएनओ में इनका इनका मानवाधिकार को, क्योंकि वहां पे जो पाकिस्तान की सेना है वो बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा जुर्म सितम करती है और बहुत ज्यादा अपराध करती है। तो और उनके उनको उनका मतलब मानवाधिकार, ये तक का मतलब खाने तक की स्थिति वहां पे बहुत गरीबी है। तो ये मुद्दा हमने यूएनओ में उठा दिया संयुक्त राष्ट्र में। तो जब उसकी बेइज्जती वहां पे होने लगेगी, उसको जब वो खुद ही अपने देश से परेशान हो जाएगा, तो क्या दूसरे देश को परेशान करेगा और टूट जाएगा। उसके बाद है विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, जैसे आपको यूएनओ, G20, ब्रिक्स। भारत द्वारा पाकिस्तान को आतंकवादियों के समर्थन हेतु देश के रूप में मान्यता दिलाएगा। सही बात है, आपको याद हो, ये आपका FATF की तलवार उसके ऊपर लटकी हुई है, ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट करने वाले। तो ये जब आप है ना पाकिस्तान को ना इस तरह मतलब आप परेशान करेंगे ना, तभी वो फिर आपको भारत को चैन से जीने देगा। नहीं तो उसके पास इतने चूहे हैं, मतलब कि आतंकवादी है ना, कि वो परेशान ही करता रहेगा। तो बिल्कुल ये सही स्टेप है, ठीक है ना। तो G20 जब आप उसको विश्व में नहीं, एक शब्द आता है कि जब विश्व में आप उसके असलियत बताएंगे, और अगर देसी भाषा में बोले तो जब आप उसकी नकारात्मक छवि प्रस्तुत करेंगे, तो वो फिर अपनी छवि को सुधारने में लगेगा, ये वाली स्थिति। उसके है अमेरिका के साथ विभिन्न समझौता। अब देखिए, अमेरिका के साथ अमेरिका के साथ हमने ना बहुत सारे समझौता इसलिए किए, क्योंकि अगर आप अमेरिका के साथ समझौता याद करिए, जब 1965 का युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान के खेमे में आपका अमेरिका था, ठीक है। अमेरिका पाकिस्तान की का सहयोग कर रहा था, और हमारा सहयोग आपका 1971 के में ही आपका, रूस अगर भारत का सहयोग ना किया होता तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान आर्मी मतलब कि अमेरिका के सहयोग से भारत को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा देता, ठीक है। तो पहले आज आज की स्थिति है, जब से हो गया, डेवलप हो गया, पैसा आ गया, भारत थोड़ा मजबूत स्थिति में पहुंच गया, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, तो अमेरिका को तो जानते हैं, उसको जहां उसको मार्केट मिलती है वहां वो झुक जाता है। तो आज उसको फायदा भारत के साथ है, तो भारत के साथ मतलब दोस्ती यारी चल रही है। लेकिन पहले क्या था, पाकिस्तान के
से था, भारत थोड़ा स्थिति कमजोर थी, गरीब देश था, तो पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था अपने मतलब अपने रक्षा उपकरणों को बेचने के लिए, अपने उत्पादों को बेचने के लिए। तो पहले क्या था कि पहले पाकिस्तान तो उसने खूब मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया था, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप, आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप कब आए? 2016 में पहली बार डोनाल्ड, 20 तक आया, फिर उसके बाद बाइडेन आ गए 24 तक, अब फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए। तो जब शुरू में जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप, मतलब मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से सेट कर लिया था, बहुत अच्छे से उनको कन्विंस कर लिया था, ठीक है। तो आप देखें कि जितने भी ना, ये 2016 में लम्बुआ हुआ, 2018 में कॉमकासा हुआ, 2020 में बेका हुआ, ये क्या, ये डिफेंस समझौते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं, हालांकि मैं आपको और डिटेल पढ़ाऊंगा, पर मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये लेमुआ, तो लेमुआ क्या करता है, लेमुआ समझौता होता है कि जितनी भी आपकी सैन्य सूचना है ना, लेमुआ का फुल फॉर्म होता है आपका लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये हो गया आपका लेमुआ का फॉर्म, मतलब लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्री। इसमें क्या होता है कि जो सैन्य सूचनाएं होती हैं वो एक दूसरे से साझा करने का समझौता। उसके बाद है जैसे कॉमकासा, तो कॉमकासा 2018 में आया, तो देखिए 2016 में भी डोनाल्ड ट्रंप थे, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप, 2020 था, मतलब आप समझ रहे हैं ना, बड़ी अच्छी दोस्ती थी मोदी जी की। तो इन्होंने क्या किया, इसमें क्या किया कि कॉमकासा मतलब होता है कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो ये भी रक्षा के क्षेत्र में होता है। उसके बाद 2020 में उन्होंने बेका मतलब हो गया बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है ना। ये एक्सचेंज, ये मतलब कि इसके तहत होता है कि जो भी मान लीजिए कि कोई सैन्य उपकरण है, जैसे मान लीजिए पनडुब्बी है, कोई जहाज है अमेरिका का, तो वो यहाँ भारत में आकर के रुक सकता है और अपनी फीलिंग पेट्रोलिंग करवा सकता है, रुक सकता है, मतलब ये एज ए मतलब कि सैन्य समझौता होता है। तो ये सारे समझौते हमने किस लिए कर लिए, ताकि दो उद्देश्य है, ताकि हमारा अमेरिका के साथ थोड़ा रक्षा पैक्ट भी बना रहे, और वहां से पाकिस्तान पर हम एक तरह से प्रेशर बनाने के लिए भी ये हमने सारे समझौते कर लिए। उसके बाद आगे 25 नवंबर 2016 में क्या हुआ, भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौता। अब मैं आपको सिंधु जल समझौता मैं आपको पिछली क्लास में पूरा डिटेल पढ़ाया है, ठीक है ना। पहले क्या था, मैंने आपको बताया कि सिंधु समझौता 1960 में होता है। 1960 में जो ऊपर की तीन नदियां हैं, जैसे आपकी चेनाब झेलम और आपका सिंधु है, इसका 80% जल आपको था कि पाकिस्तान यूज कर सकता है, और जो पूर्व की है, जैसे आपका सतलज, व्यास, रबी हो गई, तो इसका पूरा जल भारत यूज कर सकता है, ठीक है ना। उसका हमने क्या था कि हमने जो ऊपर की तीन नदियां थी उसमें हमने कोई मतलब उसका जल यूज नहीं करते थे, फ्री छोड़ दिए थे टोटल। उसके बाद जब मोदी जी आए, जब जान गए, तो अब मोदी जी ने ना पूरा एंटी पाकिस्तान का सिस्टम सेट कर लिया कि उसको परेशान करना उसी के मुद्दे। तो इन्होंने जल समझौता जो किया था ना, उसमें विचार करना शुरू कर दिया, उसको परेशान करके जब पानी नहीं देंगे, पैसे मर जाएगा, क्या आतंकवाद फैलाएगा, समझ गए ना। तो उन्होंने अब क्या है ना, अब कई सारे ना, जैसे ऊपर चेनाब झेलम में ना कई सारे रन फ्लो प्रोजेक्ट चल चुके हैं। जैसे यहाँ पे बांध तो नहीं बना सकते क्योंकि समझौते के तहत है, बांध बना के पूरा पानी नहीं रोक सकते, लेकिन अपना रन फ्लो है, बहते पानी से आप कुछ भी वहां पे प्लांट लगा सकते हैं। तो ये वाले में विचार करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि आपका जयशंकर विदेश मंत्री, उन्होंने घोषणा भी की थी कि मतलब जब आपका 16 में हमला हो गया था आपका, तो फिर घोषणा की कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, कि मतलब हम पानी बहाएं, भारत अपना पानी दे और तू हमारे ही देश के जवानों का रक्त बहा, तो ये वाली स्थिति नहीं आएगी। तो ये मतलब एक कठोर कदम था और बहुत अच्छा था। उसके बाद आपको मालूम है 24 फरवरी 2024 को रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज बैराज बना दे। बैराज मतलब होता है जो बहता पानी होता है, तो उसको हम ऐसे बहते पानी से ऐसे मोड़ करके अपने यूज में ले सकते हैं। मतलब हम बांध नहीं बनाते, एक तरह से उसका मतलब कि मतलब दिशा मोड़ करके हम पानी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बैराज बना, जो बैराज बना था, तो शाहपुर खंडी बैराज को हमने बंद कर दिया जो पाकिस्तान यूज कर रहा है। उसके बाद है रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका गया, ठीक है ना। तो ये वाली स्थिति अन्य कूटनीतिक प्रयास हो गई थी। अब चलिए शुरू कर देते हैं आपको सिंधु जल विवाद। तो देखिए सिंधु जल भी, हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पढ़ाया था कि भारत और पाकिस्तान के साथ जो मुद्दे हैं विवाद के, वो दो रूप में है। एक हो गया सीमा विवाद, जो मैं आपको बताया था, एलओसी हो गया आपका, और सियाचिन हो गया, सरक्रिक हो गया, एजीपीएल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मैं दूसरा बताया था सिंधु जल विवाद, तो ये दूसरा रूप हो गया। तो अब सिंधु जल विवाद में भी हम ये विवाद पढ़ लेते। तो देखिए सिंधु नदी का इलाका लगभग 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, और ये भारत और पाकिस्तान दोनों में आता है, ठीक है, स्थित है। जिसका जिसका पाकिस्तान 47% और भारत 39%, चीन 6% और अफगानिस्तान ये इसका अफवाह तंत्र का बता रहा है, ठीक है ना। तो मतलब पाकिस्तान, क्योंकि नदियां हमारे क्या है ना, जैसे जैसे मान लीजिए कि ये आपका भारत हो गया, ठीक है, ये आपका भारत हो गया, तो भारत में क्या है ना, यहाँ से सिंधु निकलती है, तो ये क्या है ना, हम यहाँ पे जो निकलती है, तो यहाँ पे क्या है ना, और यहाँ पे लंबा जाती है, मतलब यहाँ पे छोटा एरिया तक कवर करती है और ये बड़ा एरिया तक। हालांकि यहाँ पे पानी बहुत
तेज बहता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों से निकलती है और नदियां अपनी युवा अवस्था में रहती है, लेकिन यहाँ जाते जाते प्रौढ़ अवस्था में हो जाती है, तो यहाँ पे एरिया ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे एरिया कम होता है, ठीक है। तो उसी अनुसार 47% पाकिस्तान और 39% भारत, चीन 6% और अफगानिस्तान। फिर सिंधु देखिए, जो सिंधु जल संधि है, वो सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु जल संधि किसकी मध्यस्थता में हुई थी, मतलब बिचौलिया कौन था। तो याद रखिएगा, एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान, और मध्यस्थता में वर्ल्ड बैंक था, विश्व बैंक की अध्यक्षता में आपका सिंधु जल संधि हुई थी। विश्व बैंक मध्यस्थता किया था, बिचौलिया था, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जिन सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। अब चलिए जिन सिंधु जल संधि के कुछ हम प्रावधान देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहला प्रावधान देखें तो देखिए, अब ये क्या बोला गया कि सिंधु बेसिन, मतलब सिंधु नदी पूरा जो अपातंत्र है, कि जो पूर्वी नदियां होती हैं कि जो नीचे की है, जैसे ये हो गई तो 5 नदी है तो जो नीचे की है, ठीक है, जिसमें सतलज, व्यास और रावी, ठीक है। और पश्चिम नदियां, जिसमें आपका झेलम, चिनाब और सिंधु में, मतलब पूर्वी नदियां दक्षिण की और पश्चिम जो नदियां हैं वो उत्तर की, उसमें दो विभाजित। और जो पूर्वी नदी मतलब कि सतलज, व्यास और रावी का 100% पानी यूज भारत करेगा, 100% पानी भारत यूज करेगा, ठीक है। और जो पश्चिम पश्चिम वाली है, जिसमें झेलम, चेनाब और सिंधु आती है, उसका पश्चिम नदियों का 80% पानी पाकिस्तान के लिए रहेगा, लेकिन 20% पानी फिर भी भारत यूज कर सकता है, क्योंकि आखिर निकलती उद्गम तो भारतीय क्षेत्र से होता है ना, ठीक है। तो ये था उसका प्रावधान। उसके बाद बताया कि पश्चिम नदियों के पानी को भारत सीमित स्तर तक, मतलब लगभग 20% यूज कर सकता है। फिर भारत पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजना बना सकता है। पश्चिम नदी बताया ना आपको, रन फ्लो जो ऊपर की आपकी सिंधु, झेलम, भाई इसका तो आप कुछ भी कर सकते हो, पूरा आप 100% आपको यूज करना है, जब बांध बनाओ, बैराज बनाओ, कुछ भी करो, कोई परियोजना कोई ना करे। लेकिन यहाँ पे भी जो आपका ऊपर भी कोई 20% यूज कर सकते हैं, तो वहां पे भी आप जल विद्युत परियोजना बना, जल विद्युत परियोजना आप भाई आपने टरबाइन लगा दिया, आपने टरबाइन लगा के पानी यूज कर रहे हैं, बाकी बह के तो पाकिस्तान ही जा रहा है, परंतु पानी को रोक नहीं सकते। उसके बाद है इसके जो सिंधु जल आपके संधि हुई थी, उसके बराबर नजर रखने के लिए कि ये संधि का पालन हो रहा है नहीं, तो इसे हमने सिंधु आयोग का गठन किया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के सदस्य हैं। तो ये था प्रावधान, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला सितंबर 2016 को चिनाव और झेलम नदी पर 2 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया, क्योंकि बोला ना कि आप यूज कर सकते हैं, ये प्रावधान बोल तो रहा है ना कि जल विद्युत परियोजना बना सकते हैं, रोक नहीं सकते, बस यही ना। हमने पहले कुछ नहीं किया था, स्वतंत्र रूप से तीनों नदियां बहती थी, फिर हम जब मोदी जी का थोड़ा सा दिमाग सही खराब हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, अब जल विद्युत परियोजना बना, तो फिर सितंबर 2016 में हमने चिनाव झेलम नदी पर 2 जल विद्युत परियोजना बना दी। एक का नाम था रातले, जो कि जहां हमने 850 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया, और दूसरा नाम था किशनगंगा, जिसमें 330 मेगावाट का पावर प्लांट लगा। उसके बाद अगला स्टेप पुणे में 2000, जो पुणे में है दोस्तों, पुणे है, पुणे 2018 में, मतलब फिर से 2018 में राबी शाहपुर कंडी परियोजना का निर्माण किया। फिर 25 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान विश्व बैंक को हस्तक्षेप अपील किया। अब देखिए, ये जब देखिए 2016 में क्या हुआ, और जब दो परियोजना बना, 2018 में हमने राबी शाहपुर कंडी परियोजना में काम शुरू कर दिया, तो पाकिस्तान को लगा कि संधि का हम वो कर उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बिचौलिया विश्व बैंक है, तो अब ये वही विश्व बैंक बिचौलिया। तो अगस्त 2016 में, अगर ये 25 सितंबर 2016 में पाकिस्तान किसके पास जाएगा, बिचौलिया के पास, मतलब विश्व बैंक के पास। उसने हस्तक्षेप की अपील डाली, हस्तक्षेप मतलब कि वो संधि पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसकी अपील डाली, ठीक है। अब विश्व बैंक का अब निर्णय सुनिए। अगस्त 2017 में विश्व बैंक ने क्या कहा कि विश्व बैंक ने कहा कि भारत संधि के अनुसार इन नदियों का पानी इस्तेमाल कर सकता है। तो देखिए ना, सीधा तो लिखा हुआ है, इतना तो पढ़े लिखे हम भी हैं भैया, कि पश्चिम नदियों के जल विद्युत परियोजना बना सकता है, ये लिखा पश्चिम नदियों के भारत पानी इस्तेमाल कर सकता है, सीधा। तो इतना तो पहली क्लास का लड़का जान जाएगा, इसमें अपील करने की क्या जरूरत थी, पर हो गया, पढ़े लिखे नहीं है, क्या करोगे, जाहिल लोग। तो ये हो गया, संधि अनुसार भारत इन नदियों के पानी का इस्तेमाल कर सकता है। फिर दिसंबर 2017 में रावी की सहायक नदी पर एक परियोजना का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हरियाणा और पंजाब सरकार ने भी रावी और व्यास नदी का पानी रोकने का निर्णय लिया, क्योंकि देखो क्या है ना, हम जो पश्चिम की नदियां हैं, यहाँ पे आपका सतलज, व्यास और रावी, इसका तो आप भाई आप 100% यूज कर सकते हैं, तो फिर भी आपका पाकिस्तान, जैसे पंजाब और हरियाणा दो राज्यों से तो ज्यादातर बहती है, तो इन्होंने भी एक लिमिट तक ही उसका यूज किया, ताकि मतलब एक नहीं होता, दुश्मनी की नजर से यूज करोगे तो पूरा पानी रोक दोगे। और अगर बहाना भी है तो राजस्थान के, जैसे मान लो कि अगर नहीं कहते कि जब दुश्मनी स्वभाव से आपको करना
करना है तो फिर राजस्थान का जो नहीं एरिया पूरा वो पड़ा है, तो आप वहीं से पूरा इसको पानी को मोड़ दो, है ना। तो ये फिर थोड़ा सा कड़ा स्टेप है। उसके बाद है आपका 27 जनवरी 2023 को भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि में संशोधन हेतु पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दी। मतलब सही है, हमने बॉर्डर में भी घेरा, हमने सिंधु जल समझौते में भी घेरा वो। उसके बाद है आपका 24 फरवरी 2024 को क्या हुआ कि रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज बंद करके रावी नदी का पानी रोक दिया गया। ठीक है, मतलब ये हमने बैराज बंद कर दिया। बैराज में क्या होता है ना कि पानी बहता रहता है, और हमने बैराज को बना एक तरह से पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया। ठीक है, अब देखिए अब ये इस देखिए दोस्तों, हाँ, इसी के साथ ही आपका ये भारत और पाकिस्तान वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊं तो ये जो भारत और पाकिस्तान वाला है ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप इसको ना बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान और भारत और चाइना ये दोनों बहुत ही ज्यादा करंट के भी मुद्दे रहते हैं, तो करंट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी पेपर सेकंड में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आपको इसको और एक दो बार और वीडियो को डबल स्पीड करके देख लीजिएगा। जितना जितना ज्यादा आप समझेंगे ना उतना कम आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर नहीं आएगा समझ में तो आप एक दो बार और इसको डबल स्पीड में करके देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ में आपको समझाया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ में आ भी गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में मैं फिर आपको भारत और चाइना के साथ जो भी है, और भारत चाइना वाला इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं आपको उसको कवर करवा दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों। हाँ, और अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके।